Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, हम एंट्रेंस टेस्ट का लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं जो आज के दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है. सो अभी बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ. वेल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने सामने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर. माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ओरिजिनलिटी को अंडरस्टैंड करने का ये चैप्टर है जिसमें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको हम एलैबोरेट करेंगे. सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि भाई आप केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी पढ़ी है. तो इन तीन वर्ड्स को समझाता हूं मैं कि हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की बात होगी. यहाँ पर वो तमाम फोर्सेस जो कि केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी बात होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है. जहां तक एटम्स की बात है, आयंस की बात है, माइंड कैन सेटिस्फाइड, बट मॉलिक्यूल्स में अगर आपका माइंड थोड़ा स्टिक हो तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एस्टैब्लिश होता है और वो एक केमिकल बॉन्ड ही होता है. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड. क्या जरूरत है केमिकल बॉन्ड बनने की? What are the factors which are going to raise an atom to form a chemical bond? Bhai, the important concept, they have to attain the stability. How they can attain stability? Why are they unstable? Atoms क्यों unstable हैं? Because their valence shell is incomplete. हम अपने जो भी एटम को अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें से सिवाय नोबल गैसेस के, एरोजेंस के, ग्रुप 8A के, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, उनके सिवा पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है. एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी. दैट्स व्हाई दे गिव एंड टेक और शेयर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन ऑर्डर टू फुलफिल द वैलेंस शेल. भाई क्या मतलब है कंप्लीशन से? क्या मुराद है कि वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है? तो उसका मतलब ये है कि या तो हमारे पास जो एलिमेंट है उसका वैलेंस शेल इस तरह कंप्लीट होता है कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो, और ये सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए है, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उससे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके. यूं वो H2 मॉलिक्यूल बनाता है या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर अप करता है. ठीक हो गया. और अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम नोबल गैस है. हीलियम डू नॉट रिएक्ट बिकॉज उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके मुताबिक उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डुप्लेट रूल की कंप्लीशन हो जाती है. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, दे आर इंटेंडेड टू फुलफिल देयर ऑक्टेट. अब उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा होना चाहिए. ठीक है जी, हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली. ये पुरानी बात थी. क्यों कहा पुरानी बात थी? स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, लेकिन पुरानी बात से क्या मुराद? हमारे पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मैंने एग्जांपल दी है अभी आपको कि दे आर स्टेबल, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो उनसे ज्यादा है या उनसे कम है. वेल डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात की. हमने कहा वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल फुलफिल होना चाहिए, होता है, लेकिन बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं हो रहा, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल हैं. क्या होता है? आप देख सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है. ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं. फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके साथ 5 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं. हमें पता है जब एक बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक फास्फोरस का, एक क्लोरीन का, यानी दो पार्टनर एटम की शेयरिंग हो रही है. हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट रूल से डेविएशन हो गई. किस तरह कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डेविएशन. इसी तरह SF6 के वैलेंस शेल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं कर रहा बल्कि पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है. इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है. सो हमारे पास जरूरी नहीं कि ऑक्टेट रूल ही फुलफिल होगा, उससे हट के भी मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेबल हो सकते हैं. अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें
तो AlCl3 है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम ग्रुप 3A का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 3 क्लोरीन एटम शेयरिंग करते हैं। हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बट स्टेबल मॉलिक्यूल। हमारे पास BF3 का भी सेम सिनेरियो है कि इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑक्टेट रूल की फुलफिलिंग कोई शर्त नहीं है, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स जो रीजन हम करेंगे कि व्हाई दे आर गोइंग टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, बिकॉज दे वांट टू फुलफिल अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द ऑक्टेट रूल। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में आ सकता है। एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज एन एंट्री टेस्ट। ओरिजिनल फिलॉसफी क्या होती है, बॉन्ड बनता कैसे है। हमारे पास दो एटम्स हैं, डिस्टेंस में है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। हर एटम के पास एक न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। व्हेन और डिजायर दोनों की है कि दे हैव टू फुलफिल देयर ऑक्टेट, दे वांट टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, देन व्हाट हैपेंस, हमारे पास क्या होता है, वो करीब आते हैं। अब एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है एंड वाइस वर्सा, ये करीब आते जाते हैं, एक डिस्टेंस कम होता जाता है, कम होता जाता है, डिस्टेंस कम होता जाता है, फिर एक कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस आता है। एक डिस्टेंस के अगर उससे ज्यादा करीब हुए तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड दे मूव अवे, और अगर उससे दूर हुए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस के दरमियान एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस आता है जिस पर दोनों एटम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर कर लेते हैं, बॉन्ड बन जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। हम जानते हैं ना कि जो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी किसी मॉलिक्यूल में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट आई एम रिपीटिंग हियर। अब जब हमारे पास बॉन्ड बनता है तो पहला पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, रिपल्शन नहीं होना चाहिए, और इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। मिसाल है आपकी बुक में भी दी गई है कि हाइड्रोजन के दो एटम करीब आते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अपना डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, शेयरिंग होती है। आपके पास एक कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं, दैट इज 74.5 पिकोमीटर आपके पास आ जाता है। और माइनस साइन लिखूंगा मैं यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि 436.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज। अगर डियर स्टूडेंट्स आप एनर्जी रिलीज नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल माइनस का साइन लगा दें, बिकॉज माइनस मीन द एक्सोथर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब दो एटम्स ने अपनी इतनी एनर्जी कम की तो इस स्ट्रेंथ के साथ वो स्टेबल हो गई हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी जब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो जितना बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है उतनी ही चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए भी। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, हमने एटम्स के दरमियान एक सिर्फ केमिकल बॉन्ड को भी डिफाइन किया। अब इससे रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे एटॉमिक रेडियस, उसकी बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। हम जब तक किसी एटम के साइज के बारे में कंफर्म नहीं होंगे तो हम कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, किस कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस पे जाके बनेगा, किस किस के साथ बनेगा। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। एटॉमिक रेडियस आप देखें मैंने लिखा है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंसीडरिंग द वैलेंस शेल जो हमारे पास, मतलब कंसीडरिंग के हमारे पास ये परफेक्ट स्फेरिकल है। जब हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वैलेंस शेल में वेवी मूवमेंट चलती है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट एक सर्कुलर फॉर्म में हो, वो वेरिएंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर मैंने डिफाइन करना है और मैंने रेडियस की बात करनी है तो हम अपने लेवल पे रह के बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस इज द एवरेज रेडियस कंसीडर्ड। हम चारों तरफ से अगर वो एलिप्टिकल भी है या जियोइड शेप भी है या स्फेरिकल नहीं भी है, किसी भी शेप में है, तो मैं तमाम पॉसिबल डायरेक्शन से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस मेजर करूंगा और उसकी एवरेज ले लूंगा, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एटॉमिक रेडियस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ।
या मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं एटॉमिक रेडियस? तो मेरे पास टेक्निक है, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि एविडेंस ऑफ द एटॉमिक रेडियाई कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग दीज 2 टेक्निक्स, द एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। अब वेरिएशन इन पीरियड, यहां पे आपके एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने इनको वन लाइनर में हाईलाइट किए। बट डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल इमेजिन करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ग्रुप 1A से ग्रुप 8A की तरफ मूव करते हैं। पीरियड है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन द पीरियड। पीरियड में शेल तो सेम रहता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, शेल सेम रहता है। जस्ट इमेजिन आपके पास लेफ्ट साइड पे एक साइज था, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। शेल वही है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? सर, न्यूक्लियस में जो इफेक्टिव चार्ज है, जो पुल है, वो बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज करता जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपने याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, वो मैंने लिख भी दिया आपके सामने। रीजन भी मैंने लिख दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। एंट्रेंस टेस्ट में ट्रिक आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, भाई क्यों? हमें वो आपको कह सकता है भाई मुझे पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि सर उसमें शेल ऐड नहीं होता, क्योंकि शेल ऐड नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई एम गोना स्पीक फॉर यू। न्यूक्लियर चार्ज, खाली न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है। आप जानते हैं न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते हैं, क्या फर्क है? हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज दैट न्यूक्लियस पुल व्हिच इज बीइंग फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फील होगा, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया? अब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम बढ़ता ही है, बट एज अ नॉलेजेबल स्टूडेंट यू मस्ट आंसर कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। इसी वजह से अगर मैं बात करूं ग्रुप के ट्रेंड की, तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास अब टॉप टू बॉटम क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो फिर शेल्स ऐड हो रहे हैं। एग्जैक्टली, शेल्स ऐड होने से क्या हो रहा है? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में शील्ड बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। देखें, ये पॉइंट है, मैंने लिखा भी है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, effective nuclear charge decreases because shielding effect increases। अब जब shielding effect बढ़ता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम होती जाती है। अब इस वजह से ग्रिप ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है, और इस ग्रिप के कम होने की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो ट्रेंड भी पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई का, और उसकी रीजंस भी पता होनी चाहिए। अभी हमने बात करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, जिनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। भाई उनके भी तो पीरियड्स हैं, और उनमें भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। आप देखिए, मैंने लिखा है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, लेकिन उसमें पहले तो ज्यादा डिक्रीज होता है साइज, फिर बाद में इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। लिहाजा एक बात तय होगी सारे डिस्कशन से कि एटॉमिक रेडियाई चाहे नॉर्मल पीरियड की बात हो चाहे ट्रांजिशन सीरीज की बात हो, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही करता है। आगे हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। आयंस क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं न्यूट्रल एटम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाइन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड एज केटाइन। व्हाई दे आर गोइंग टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, अभी पढ़ के आए हैं, इन ऑर्डर टू अटेन द कंप्लीटली फुलफिल्ड वैलेंस शेल। अगर वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेंगे, गेन करेंगे तो एनाइंस बन जाएंगे, लूज करेंगे तो केटाइंस बन जाएंगे। अब आयनिक रेडियस की बात हो रही है, आयंस का इमेज भी हमारे ज़हन में आ गया, उससे रिलेटेड बातें। पहले तो सिंपल डेफिनेशन एग्जैक्टली लाइक अबव के डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द वैलेंस शेल, दैट इज द आयनिक रेडियस। ओके, बात सिंपल है। ये देखिए लाइन जो मैंने लिखी है, केटायंस आर स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम्स। व्हाई केटायंस आर स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम? भाई देखें, फर्स्ट किया मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम न्यूट्रल एटम की। हाँ,
उसके न्यूक्लियस में उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, वैलेंस में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वैलेंस शेल में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हम बात करते हैं केटाइंस की। मैं सोडियम एटम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक फिल करें, 2 पहले ऑर्बिट में, 8 दूसरे ऑर्बिट में और 1 तीसरे ऑर्बिट में। अब इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, Na पॉजिटिव हो जाता है। अब तवज्जो फरमाएं कि न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर चार्ज तो 11 प्रोटॉन्स का है, दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लेस इन नंबर। जब हमारे पास अट्रैक्शन होगी तो फिर साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम, एविडेंस आपके सामने है। अच्छा, इसमें 2 बातें होंगी, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बना, जिसकी वजह से नेगेटिव की अट्रैक्शन बढ़ गई, मतलब इन दैट सेंस हमारे पास वो न्यूक्लियस की तरफ टिल्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक शेल भी खत्म हुआ है, तो इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है। सोडियम का केटानिक साइज है, सोडियम पॉजिटिव आयन का 95 पिकोमीटर, जबकि इसके न्यूट्रल एटम का साइज था 186 पिकोमीटर। और ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल एटम का साइज केटाइन से लार्जर है। बिल्कुल रिवर्स में अगर हम एनाइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं एनाइंस आर लार्जर देन न्यूट्रल एटम। वही कॉन्सेप्ट है, वही फिलॉसफी है। हमारे पास न्यूक्लियस में एक खास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बाहर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, बाहर नंबर ऑफ नेगेटिव पुल ज्यादा हो जाता है, तो ऑफ कोर्स साइज जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, हमारे पास साइज बढ़ जाता है। मिसाल आपके सामने है, क्लोराइड नेगेटिव A9 जो है यूनि नेगेटिव आयन 181 पिकोमीटर साइज, जबकि इसका न्यूट्रल एटम दैट वाज 99 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। इन जनरल ट्रेंड, ये मैंने सारी समरी लिख दी है कि A9s आर ऑलवेज लार्जर देन देयर न्यूट्रल एटम्स एंड न्यूट्रल एटम्स आर लार्जर देन द केटाइंस। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट में से क्वेश्चन करेगा, वो पूछता है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी सबमर्ज कर दिया है। जब हम आयंस की बात कर रहे हैं तो हम पीरियोडिक ट्रेंड भी तो देखेंगे ना, कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। सर सेम रीजन है, जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है वही आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है, कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता था तो आयनिक साइज भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जब आयन की बात करेंगे तो हमारे पास जो पीरियड है उसमें 2 तरह की कैटेगरीज आएंगी। मैं ग्रुप 1A की बात करूंगा तो यूनि पॉजिटिव कैटाइन आएगा, मैं ग्रुप 2A की बात करूंगा तो डाई पॉजिटिव कैटाइन आएगा, मैं ग्रुप 3A की बात करूंगा तो ट्राई पॉजिटिव कैटाइन आएगा। अब अभी मैंने बोला कि यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, फिलॉसफी वही है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और न्यूक्लियस पे चार्ज तो उतना ही है, वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि जो ट्राई पॉजिटिव आयंस है दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन द डाई पॉजिटिव आयंस एंड दे आर स्मॉलर देन द यूनि पॉजिटिव आयन, एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूनि पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। अब नाउ जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट्स कि हम पीरियोडिक टेबल में 1A से 2A पे 3A पे आते हैं। मेरे पास एक पॉजिटिव आयन था, उसका साइज बड़ा था, 2A में स्मॉल हुआ, 3 में और स्मॉल हो गया। मैं आयन की बात करूंगा तो केटाइन सीरीज मेरे पास पहले आती है, ट्रेंड वही है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में केटाइनिक साइज डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है। अब दरमियान में ग्रुप 4A को छोड़ते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एनाइंस नहीं बनाता। आगे चलते हैं 5A, बात करता हूं नाइट्रोजन फैमिली की। हाँ, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस। ट्राई नेगेटिव आयन बनेगा, बहुत बड़ा ट्राई नेगेटिव आयन, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में, वो डाई नेगेटिव आयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका साइज छोटा है। एंड देन हैलोजेंस पे उससे छोटा साइज। तो ट्राई नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द डाई नेगेटिव आयन एंड दैट इज लार्जर देन द यूनि नेगेटिव आयन व्हिच इज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। बट डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर किसी भी आयन को कंसीडर करें, चाहे केटाइन हो चाहे A9 हो, तो जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ किया है, लेफ्ट टू राइट आयनिक साइज डिक्रीज ही करता है और टॉप टू बॉटम आयनिक साइज इंक्रीज करता है। द सेम रीजन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनिक साइज इंक्रीज करता है। तो ये अपने जहन में रखिएगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन। एंट्रेंस टेस्ट में वो क्वेश्चन पता कैसे करेगा, वो आपको कह देगा जी Mg पॉजिटिव यूनि पॉजिटिव आयन जो है वो बड़ा है कि Mg डाई पॉजिटिव आयन बड़ा है।
हाँ, वो इस तरह क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा मुझे बताए कि नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव आयन इज लार्जर और क्लोराइड यूनी नेगेटिव आयन इज लार्जर, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स ट्राई नेगेटिव आयन इज लार्जर। वो वर्ड्स के अंदर एलिमेंट्स को फिक्स करेगा और फिर पूछेगा, वो क्वेश्चन करेगा ग्रुप में कि Na यूनिपॉजिटिव आयन इज लार्जर है, वो क्वेश्चन करेगा कि Na यूनिपॉजिटिव आयन इज लार्जर और पोटेशियम यूनिपॉजिटिव आयन इज लार्जर, तो आप बोलेंगे कि सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, टॉप टू बॉटम। वो बोलेगा सोडियम, आप सोचेंगे कि सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है और टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साइज ऑफ द पोटेशियम आयन इज लार्जर। नेक्स्ट चलते हैं कोवेलेंट रेडियाई की तरफ। कोवेलेंट रेडियाई, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान भी बनता है। मैं कहता हूँ HCl कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ क्लोरीन के ऊपर वो पोलैरिटी ज़्यादा है, नेगेटिव पुल ज़्यादा है, हाइड्रोजन पे कम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो खिंचा हुआ है। अगर मैं इसका रेडियाई हाइड्रोजन का निकालना चाहूँगा तो वो डिफरेंट आएगा, क्लोरीन का डिफरेंट आएगा। बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं परफेक्ट कोवेलेंट रेडियाई की बात करना चाहता हूँ तो मुझे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करना चाहिए। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एक जैसे एटम, होमोन्यूक्लियर दो एक जैसे एटमों के दरमियान जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 और जो फिर डिस्टेंस आएगा दैट इज द कोवेलेंट रेडियाई। बट डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। और जहां तक इसका ट्रेंड है, ऑफ कोर्स इसका ट्रेंड भी वही है कि हमारे पास जितना पार्टनर एटम्स का साइज बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना रेडियाई बढ़ता जाएगा। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो उसी ट्रेंड में आप कोवेलेंट रेडियाई को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी है। 3 नाम बोले, क्या है ये? जरा तवज्जो फरमाएं, मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, फोकस कीजिएगा, MCQ बनेगा इससे। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, फोकस कीजिएगा, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं MCQs के कुछ पॉइंट बोलता हूँ, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैंने लिखा भी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप देख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, चाहे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, चाहे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। क्लियर हो गया? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द रिजल्ट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द जनरेशन ऑफ द केटाइंस। हमारे पास केटाइंस बनते हैं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास केटाइंस बनते हैं। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। गैसियस स्टेट में एक एटम है, उसमें से हमने निकालना है, या यूनिपॉजिटिव आयन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, या डाई पॉजिटिव आयन है वो एक अलहदा फॉर्म में पाया जाता है, इंडिपेंडेंट गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में पाया जाता है, तो दैट इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। इसके यूनिट्स हैं किलो जूल्स पर मोल। अब देखें, मैंने यहाँ पे मिसाल दी है, यू कुड सी दैट मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम है, इसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेंशन किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं पॉजिटिव आयन से यूनिपॉजिटिव आयन से आयोनाइजेशन एनर्जी को अप्लाई करता हूं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन, तो मेरे पास दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आई हैव रोट दैट। और अगर मैं यहां से डाइपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो दिस इज अ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी सिंपल बात जो हमें पता है। अब इंटरेस्टिंग बात, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के निकालना है, न्यूट्रल एटम से निकालना आसान है कि पॉजिटिव से नेगेटिव को निकालना आसान है? ऑफ कोर्स न्यूट्रल से निकालना आसान है, पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, प्रॉब्लम होगी। सो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा एनर्जी लगाएंगे पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए,
इस तरह अगर डाई पॉजिटिव आयन मौजूद है तो उसमें से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ट्रेंड याद रखिएगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, हमारे पास दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जरा फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम की मिसाल देके। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये s ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास वैल्यू है 738 किलोजूल्स पर मोल। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला 1451 kilojoules per mole. Now here comes a very important point. तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला 7730 kilojoules per mole. Huge difference. Why? एंट्रेंस टेस्ट पे क्वेश्चन आएगा, मैंने आगे प्रैक्टिस भी की है इसकी, भी आपको एलैबोरेट भी करता हूं। हमारे पास अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज में फर्क तो आएगा, सेकंड हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट से, थर्ड उससे ज्यादा होगी। अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज टेबल में दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताएं, मिसाल के तौर पे आप यही मिसाल ध्यान में रखें कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी चेंज जो है वो मुझे बता रही है कि अब ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल चेंज नहीं हुआ, अब तो मेन ऑर्बिटल शिफ्ट हो गया है, मेन ऑर्बिट शिफ्ट हो गया है। दोबारा, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी हमें बता रही है कि अब शेल चेंज हुआ है, खाली ऑर्बिटल चेंज नहीं हुआ। आप देखें 738 किलो जूल पर मोल, फिर उसके बाद 14, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राउंड अबाउट 700। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 6000 किलो जूल्स पर मोल का गैप आया है। ये हमें बता रहा है कि अब ना सिर्फ यूनिपॉजिटिव डायपॉजिटिव का फैक्टर इन्वॉल्व है, बल्कि अब शेल चेंज हो चुका है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इतनी ज्यादा एनर्जी इसलिए लगानी पड़ी है कि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब चला गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस फैक्टर को ज़हन में रखिएगा, अप्लाई कीजिएगा कि अगर आप लोगों को डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दे दी जाए तो आप किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी के सीक्वेंस को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे शेल चेंज हुआ है और कहाँ पे सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये भी फैक्टर अपने ज़हन में रखिएगा। बाकी ये पॉइंट्स मैंने एलैबोरेट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जहाँ पे हम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। जी तो स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब मेरे पास अगर एटम का साइज ही बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस की ग्रिप है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा चाहिए। अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, अभी मैं ग्रुप की बात करूंगा टॉप टू बॉटम, तो सर ग्रुप में साइज बढ़ता है। क्यों साइज बढ़ता है? सर शेल्स बढ़ते हैं, ओके। क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ओके। न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कमजोर होती है, जी। अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन छीन, वैलेंस शेल से अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन छीनना चाहूं तो मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं तमाम फैक्टर साथ साथ बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात मुस्तहकम हो जाए। न्यूक्लियर चार्ज, मैंने शायद अभी यही बात की कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होना, शेल का सेम रहना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, उस वजह से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो न्यूक्लियर चार्ज से वो डायरेक्ट रिलेशन में है। टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है हमारे पास जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, उसमें हमारे पास सब शेल एस, पी डी एन एफ होता है। हम जानते हैं कि सब शेल एस की एनर्जी सबसे कम होती है, वो न्यूक्लियस के सबसे करीब पाया जाता है, एंड देन सो ऑन। अब हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास ऑर्बिटल फिलिंग हो रही है, जी हो रही है,
इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। सबसे पहले एस में फिल होंगे, एस करीब तरीन है, डी दूर है, एफ उससे दूर है। पॉइंट ये है कि पेनिट्रेशन किस ऑर्बिटल की ज्यादा है, एस की पेनिट्रेशन ज्यादा है। पेनिट्रेशन से मुराद है, पेनिट्रेशन से मुराद है कि एस सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये करीब वाले से इलेक्ट्रॉन छीनना ज्यादा मुश्किल है कि दूर वाले से। सर अभी बोला हमने कि न्यूक्लियस के करीब जो भी शेल होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर ग्रिप स्ट्रांग है। तो हमारे पास ये फिनोमेनन भी सामने आता है। एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन किया जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल या सब शेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब शेल शो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, S, P, D और F। तो माय आंसर विल डेफिनेटली बी S। माय आंसर डेफिनेटली विल बी S, क्योंकि S में से पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये भी MCQs में रखिएगा। अब वेरिएशन इन अ पीरियड हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, नॉर्मल बात थी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा फोकस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये 2 पॉइंट्स देख रहे हैं। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, जी करती है। देन व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। रूल के मुताबिक 3A ग्रुप जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए राइट में आता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह 6 की आयोनाइजेशन एनर्जी 5 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A से ज्यादा है, और ग्रुप 5A की और ग्रुप 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 6A से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? द रीजन इज ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बस स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाफ फिल्ड, और सबसे जो एंड में स्टेबिलिटी है दैट इज ऑफ पार्शली फिल्ड। हम अगर ग्रुप 2A की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो NS2 कॉन्फ़िगरेशन में है, सब शेल एस कंप्लीटली फिल है। जो सब शेल एस कंप्लीटली फिल है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेबल यूनिट। हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A से इसलिए ज्यादा है कि हमारे पास उनका जो ऑर्बिटल है, एस सब शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेबल थिंग। हाँ, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसी तरह 3A का और 2A का कंपैरिजन हो गया। अगर हम 5A में जाते हैं तो 5A में आप जानते हैं हमारे पास जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, मिसाल के तौर पे आप देखें कि मैंने NS2 का था ग्रुप 2A में, और 5A में NS2 NP3, मेरे पास NS2 NPX1 NPY1 NPZ1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी है। और अभी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है इरेगुलरली या पार्शली फिल्ड से। तो एक और स्टेबल चीज आ गई। अगर हम 6A की बात करेंगे तो NPX2 हो जाएगा, NPY1 और NPZ1 ये इरेगुलरली फिल्ड हो जाएगा, और इरेगुलरली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि वो अनस्टेबल है। बट 5A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो स्टेबल है। सो दैट्स वाई ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 6A के एलिमेंट से ज्यादा होती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब इस तमाम डाटा से रिलेटेड कुछ एक दो MCQs हैं इंटरसेस में, मैंने चाहा कि मैं उनको आपके सामने रखूं ताकि हम जो अभी पढ़ा है उसको एनालाइज कर सकें, समझ सकें। माय क्वेश्चन इज एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। अब मुझे पता होना चाहिए एलिमेंट्स का, मुझे याद होने चाहिए प्रोडक्ट टेबल्स के एलिमेंट्स। एटलीस्ट यूजुअली हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, जो टॉप के एलिमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। वो कह रहा है ऑक्सीजन ये ग्रुप 6A में है, नाइट्रोजन ग्रुप 5A में है, नियॉन ग्रुप 8A में है, जीरो गैसेस हैं, और ये 7A में है। अब हमारे पास मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। वेरिएशंस 2 पॉइंट्स पे आती हैं, 2A और 3A ग्रुप में और 5A और 6A ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जो मेरे पास नियॉन है, एंड दैट इज द फाइनल एंड द लास्ट ग्रुप।
नोबल गैसेस ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाईली स्टेबल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मेरा आंसर नहीं होना देगा। बट डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी ट्रेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनमें आपको एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और नाम पता होना चाहिए, लाजमी है। उसके बाद चलते हैं सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट फ्रॉम द ऑक्टेट रूल। मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था व्हाट इज ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और फिर मैंने ये भी बताया था कि डेविएशन भी होती है, पॉजिटिव डेविएशन भी होती है, नेगेटिव डेविएशन भी होती है। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो नेगेटिव डेविएशन है और स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर 8 से ज्यादा है लाइक PCl5 एटसेट्रा, मैंने मिसालें दी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव डेविएशन आती है। अब वो पूछ रहा है कि डेविएट फ्रॉम द ऑक्टेट रूल। BF3 स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, डेविएशन है। इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम क्लोराइड के, डेविएशन है। PCl5 में भी वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे के सारे डेविएट कर रहे हैं। ये दो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक हो गया। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आंसर करना है। एंट्रेंस टेस्ट में आपने इन वर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है कि जो वो पूछ रहा है वो क्या है, तो ऑल ऑफ देम विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लार्ज डिफरेंसेस इनटू, द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इनटू कंसेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैग्नीशियम +2 और +3 में जो गैप आया था एनर्जी का, उसके बारे में डिबेट की थी, वो देखें। कहता है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम शेल, नहीं, सेम शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यूनी पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव बनेगा, तो इतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं आएगा। रिमूवल फ्रॉम पेनल्टीमेट शेल, व्हाट इज द पेनल्टीमेट शेल? सेकेंड लास्ट शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। सेकेंड लास्ट शेल है पेनल्टीमेट शेल। अगर मेरे पास जैसे मैग्नीशियम की पहली दो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू में इतना फर्क नहीं था, लेकिन दूसरी और तीसरी में बहुत ज्यादा गैप था, तो इसका मतलब है शेल चेंज हुआ है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो नए लोअर शेल से निकला है, सेकेंड लास्ट शेल से निकला है। तो पेनल्टीमेट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आएगा। ये मेरा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और दूसरी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज चंद पढ़ रहे हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इसकी भी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन में से 4 MCQ आपको एलैबोरेट किया आयनाइजेशन एनर्जी में, इसमें भी फोकस कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी इस पे बात करता हूं। When an electron is added in the valence shell of an isolated atom, when electron is added in an isolated atom, well my dear students, हम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक हमें किसी भी आइसोलेटेड स्टेट में मौजूद, गैसियस स्टेट में मौजूद एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, या एक्सोथर्मिक होगा, नेगेटिव होगा, या एंडोथर्मिक होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम, हमारे पास ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, रिलीज और एब्जॉर्ब। अगर एक ऑक्टेट पूरा होने वाला है, जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हैलोजन एटम्स हैं, तो दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड दे विल रिलीज एनर्जी। मिसालें आपके सामने दी गई हैं, तो मैं भी इसकी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी यूनी नेगेटिव आयन मौजूद है, या ऐसा एटम मौजूद है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और वो रिपेल कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देन एनर्जी हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन एंडोथर्मिसिटी करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी यूज होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी, और इसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली द एनाइंस, हमारे पास एनाइंस बनते हैं। स्टूडेंट्स फोकस कीजिए मिसाल के ऊपर, मैंने क्लोरीन एक हैलोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्लोराइड आयन बनेगा, इट विल बी एक्स्ट्रा स्टेबल, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, -349 किलोजूल्स पर मोल। ओके, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। इसी तरह ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन एटम में हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आप देखिए एनर्जी रिलीज करेगा -141 किलो जूल्स पर मोल। अब ऑक्साइड यूनिनेगेटिव आयन जो बनता है इसमें भी तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो स्टेबल हो जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन जब वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, तो दैट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट यूनिनेगेटिव आयन। तो इस रिपल्शन की वजह से एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी, एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हमारे पास +880 किलो जूल्स पर मोल इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ द O-2 फॉर्मेशन। ये पॉइंट था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, but second, third and onward, all electron affinities are always positive. They are always endothermic because you have to overcome the repulsion created by already present negative ions to the incoming electron. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज या उससे जो भी आगे वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। मैंने लिख भी दिया है एमसीक्यूज की फॉर्म में, आप देख सकते हैं। फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं एग्जैक्टली जी, जिस तरह, अच्छा डियर स्टूडेंट्स एक बात सुन लें, आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये 3 प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इन तीनों का पीरियोडिक ट्रेंड सेम है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ये इंक्रीज ही करती हैं एनोमलीज को निकाल के, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती हैं। कीप इन माइंड, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, वो एलिमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं हम, तो वो वेरिएशन इन अ पीरियड है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, मैंने आपसे शेयर कर दी है। और एबनॉर्मेलिटीज कम ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि ग्रुप 2A और 3A में एनॉमली पाई जाती है, 5A और 6A में एनॉमली पाई जाती है, और उसकी रीजन अभी मैं पढ़ा के आया हूं कि ऑर्बिटल स्टेबिलिटी है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ग्रुप 1A और 2A में भी एनॉमली पाई जाती है, ग्रुप 5A और 6A में एनॉमली पाई जाती है। लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड चल रहा है उससे हट के ट्रेंड शो होता है, और उसकी रीजन भी वही कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। जहां पे हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रूटीन से बढ़ के हाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने अपने जहन में रखना है। वेल, हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी इन दोनों के यूनिट्स किलो जूल्स पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल हो सकते हैं। वंस टाइम एक एमसीक्यू पूछा गया था हमारे पास, उसने पूछ लिया था कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है। तो कैलोरी बिग यूनिट है, हमारे पास जो 1 कैलोरी है दैट इज इक्वल टू 4.184 जूल्स, या रिवर्स में पूछ ले तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 जूल विल बी इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके काम आएगा। पीरियोडिक ट्रेंड भी एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर दी, सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पॉजिटिविटी या एंडोथर्मिसिटी को भी जस्टिफाई कर दिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात साबित होती है? इट्स अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी, इट्स अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स लिख दिए आप लोगों के सामने। अब आपके पास 2 एटम्स आपस में मिले हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, उनके दरमियान अट्रैक्शन है, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक पुल ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, और यूं एक वैल्यू सामने आएगी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को पॉलिंग स्केल कैलकुलेट करने के काम आता है। इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन एज एन एमसीक्यू आप याद रख सकते हैं कि बाय यूजिंग पॉलिंग स्केल यू कैन कैलकुलेट। और मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है दैट इज ऑफ फ्लोरीन, आप जानते हैं 4.0, एंड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, एंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नाइट्रोजन। देन हमारे पास क्लोरीन का कॉन्सेप्ट आता है। और एक और मेरी बात सुने, इसके एविडेंस में कैसे कह सकता हूं, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़े थे, हमने कहा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 3 एलिमेंट ही ऐसे हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी स्ट्रेंथन है कि वो अपने कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने बोला इट्स अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी, और सबसे अहम कॉन्सेप्ट, इसके यूनिट्स नहीं होते। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी
हैज नो यूनिट। ऑप्शन ए आयनाइजेशन पोटेंशियल, भाई यूनिट होते हैं उसके। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके भी यूनिट है किलोजूल्स पर मोल। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड माय आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के यूनिट्स नहीं होते, इट्स अ रेशियो और अ कंपटीशन बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके सामने, वेरिएशन इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। मैं भी आपको बता चुका हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। ऐसे चीजों को कंपेयर करके बोलने से आपकी मेमोरी में इजाफा होता है, आप आंसर करने में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बट लेफ्ट टू राइट प्रोडिक्ट टेबल में मूव करें, लेफ्ट टू राइट प्रोडिक्ट टेबल में जब हम मूव करें तो इंक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटालिक रिएक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन पुल बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम हमारे पास ऑफ कोर्स शील्डिंग इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, साइज के बढ़ने की वजह से, हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। तो ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। कुछ एमसीक्यूज मैंने प्रेजेंट किए हैं ताकि हमारे ये जो तीनों एनर्जीज के कॉन्सेप्ट हैं मजीद एलैबोरेट हो जाएं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए पूछा आपको इन्फॉर्म करूं, आप देखें मैंने सॉल्व भी कर दिया आपकी हेल्प के लिए, और मैंने ट्रेंड भी वही फॉलो किया है ताकि आप ये लिख लें, याद कर लें। नॉर्मली अभी बोला कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह डिक्रीज करते हैं, बट देयर आर एनोमलीज, वेरिएशन आती है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टॉर्शन से लेकर उनके दरमियान रिपल्शन तक का सीन आता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए एक ट्रेंड आपसे पूछा गया, तो नॉर्मली बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लोरीन की जो उसने पूछी है मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है, आप वैल्यूज देख सकते हैं। माय आंसर इज अल्फा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज -349 किलोजूल्स पर मोल। उसके बाद ब्रोमीन की है, देन फ्लोरीन की है, एंड देन आयोडीन की है। क्लियर है? तो ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यू स्पेसिफिकली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और ये पेपर में आया हुआ है। इससे हट के वो पूछ सकता है कि किसकी सबसे लोएस्ट है, तो यू कैन आंसर दैट दिस इज आयोडीन। क्लियर है? वैल्यूज भी आपके सामने दे दी गई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियसेस। हम पढ़ के आए थे कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा उसका एनायनिक साइज होगा। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए देखते हैं, तो इन तमाम ऑप्शंस में मेरे पास चार्ली ऑप्शन है, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। ट्राई नेगेटिव आइन इज लार्जर देन द डाई नेगेटिव आइन, दैट इज लार्जर देन द यूनी नेगेटिव आइन। तो बाकी इररेलेवेंट है और मिसमैच्ड हैं और रॉन्ग ऑप्शंस हैं। मेरे पास चार्ली ऑप्शन आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी। अभी बोला आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटॉमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अ मोलेकुलर प्रॉपर्टी। इसी के ऊपर डिबेट हुई। वेरी सिंपल, यू कैन आंसर द चार्ली इज माय आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने तमाम बेसिक फैक्टर्स को पढ़ा, तो एक और बेसिक फैक्टर जो पढ़ लें कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड कितनी टाइप के हो सकते हैं। आई नो दैट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, आप जानते हैं, इसके बारे में रिवीजन के लिए देखें। मेरे पास सबसे पहले जी आयोनिक बॉन्ड है, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटाइन एंड एन एनाइन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान डेवलप होता है। ये बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। क्लियर हो गया? इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। हमारे पास पॉइंट टू बी नोटेड, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो कंबाइनिंग एटम्स में 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 1.8 से स्टार्ट होना चाहिए। एमसीक्यू पूछा गया आपके एंट्रेंस टेस्ट में कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 हो तो वो जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ऑप्शन ए कोवेलेंट, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ऑप्शन सी आयोनिक। तो योर आंसर विल बी आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन काम आती है। हम जानते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। डेफिनेशन कह रही है केटाइंस और एनाइंस के दरमियान में बनता है। अब वो जो केटाइन है, वी नो दे हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दे इमीडिएटली रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाती हैं जो एनाइंस बनाती हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे कैन इजीली ऐड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है।
तो ये सिंपली स्पीकिंग आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट वर्ड कोड किया है कि आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान में बनता है, वो एलिमेंट्स जिनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हियर, 100% कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, यस, but 100% ionic bond never exist। मैक्सिमम परसेंटेज जो आयनिक बॉन्ड की है दैट इज 92%, वो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, दैट इज सीजियम फ्लोराइड। 100% आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैक्सिमम आयनिक रिएक्टर इन द सीजियम फ्लोराइड मैंने डिस्कस कर दिया, मिसाल दे दी है, गैशियस आयन के टाइन सोडियम, गैशियस क्लोराइड एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, आयनिक बॉन्ड है। इसमें आपके पास देखते हैं इस क्रिस्टल में भी हमारे पास दो क्लोराइड आयन कैल्शियम के दो पॉजिटिव आयन से कंबाइन होके कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं। सिंपल प्रेजेंटेशन आपने याद रखना है, और अहम पॉइंट जो याद रखना है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है, और 100% आयनिक रिएक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, मेमोराइज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं को शेयरिंग, वैलेंट वैलेंसी, हाँ, हमारे पास व्हेनेवर टू एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर, और वो दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, अगर तो होमोन्यूक्लियर यानी एक जैसे दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दरमियान में रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है दैट इज इक्वली डिस्पर्स्ड, तो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें कोई पोल नहीं बनेंगे। और अगर हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटमों के दरमियान में बना है कि जिनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा है, वो मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं। अगर मेरे पास दो कंबाइनिंग एटम्स का इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस 0.5 से लेके 1.7 तक है, अप टू 1.7 कोवेलेंट बॉन्ड है, बट दैट इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर वेरी निग्लिजिबल मतलब उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, दो कंबाइनिंग एटम्स एक जैसे हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आए हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस 0.5 से कम है, तो देन दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अच्छा केमिकल बॉन्ड है, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बेस पे इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेनन आता है, रिएक्टिविटी का फिनोमेनन आता है, जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैंने फिर इसके अलावा क्लासीफाई किया कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। भाई अगर दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स, मिसाल दे दी ऑक्सीजन की, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एंड सो ऑन। जो तीन कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इनको मल्टीपल बॉन्ड्स भी कहते हैं। याद रहे यहाँ पे कि जितने ज्यादा दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतना बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा, उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जीज की बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, अलहदा से भी बॉन्ड एनर्जी को हम पढ़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, चूंकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स की, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इसमें जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.7 से कम ही होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम दूसरे को डोनेट कर रहा होता है, इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, प्रॉपर्टीज वही है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में डोनर से एक्सेप्टर की तरफ आप देख सकते हैं एक एरो हेड लगाया जाता है। ये एरो हेड है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन लिख दी है, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन डोनर टू द अनदर एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस इज आल्सो, दीज आर आल्सो, सो दीज आर आल्सो द नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एमसीक्यूज इस रिलेटेड हम कुछ शेयर कर लेते हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड। Which of the following molecule has all of the types of the chemical bonds? Beautiful question. For this मैं elaborate करना चाहूँगा इनमें से कोई एक एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे मैं अल्फा ऑप्शन की बात करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर इसका एक लोन पेयर था जिसने डोनेट कर दिया H पॉजिटिव आयन को, NH4 पॉजिटिव बन गया, यानी इस सूरत में हमारे पास 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आ गया।
अब ये पूरा पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से मिलके कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयोनिक बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड में ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यू कैन सी आई हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इसी तरह सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम ब्रोमाइड में भी है। देयर आर मैनी डिफरेंट एग्जांपल्स। एंट्रेंस टेस्ट में से सवाल आएंगे, आपने बड़े गौर से देख के, इंटरेस्टिंग है, आंसर करना है और सिंपल है। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम, दे ऑल हैव द all types of the bonds as in the ammonium chloride which I have been drawn for you. Next MCQ, identify the non-directional bonds. The beautiful question. मैंने एक प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की और आयनिक बॉन्ड की इसमें एलैबोरेट की है। देखें, डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बट डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इस वजह से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, बकायदा मोलेकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स की तरह इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सवाल का जो जवाब बनता है ऑप्शन ए, डेटिव बॉन्ड भाई डायरेक्शनल है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है। चार्ली इज माई आंसर। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जिसे बोलते हैं, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट MCQ, coordinate covalent compound properties are. Now I'm talking about the properties of the coordinate covalent bond. It's a kind of MCQ which is going to teach you about this. Number A, the poor conductors. Yes, coordinate covalent compounds are poor conductors. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। They are rigid and directional. अभी पढ़ के आए हैं। Yes, they are rigid and directional. And that's why they show the phenomenon of isomerism. तो ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की हैं। इस MCQ से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी क्लियर होती हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 के जो रिमेनिंग थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है उनको पढ़ना है। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पहले लीविस थ्योरी। ये एक सिंपलेस्ट थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जिसने सिर्फ जीएन लीविस ने इसको प्रेजेंट किया था और इस थ्योरी ने सिर्फ हमें ये बताया था कि किस तरह दो एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। वो लीविस कॉन्सेप्ट, अ सिंगल लीविस लाइन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, वो हमारे पास सिंपल फिलॉसफी है, वो हमारे जहन में होनी चाहिए, इसलिए इसका हवाला ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास ओरिजिनल हमारे एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड हमारे टॉपिक का मेजर हिस्सा कवर करती हुई थ्योरी है बॉन्डिंग की, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्शन थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं। इसे सिजविक एंड पावेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था 1940 में, बाद में इसे नीलहॉम और गिल्स्पी ने इम्प्रूव किया। ये थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करती है। ये थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है और ये कहती है कि शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी से शेयर नहीं है, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के अंडर है, उसे लोन पेयर कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लॉट फ्रॉम ईच टू डिफरेंट एटम्स है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, और वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। वेस्पर थ्योरी कहती है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में, अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो। ये अराउंड द 360 डिग्री एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं और यूं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हमारे सामने आती है। जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो आपके सामने है, इंपॉर्टेंट MCQ। लॉन पेयर और लॉन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होती है। वाई अगर MCQ में पूछें तो इसलिए रिपल्शन होती है लॉन पेयर और लॉन पेयर में मैक्सिमम कि लॉन पेयर एक न्यूक्लियस के अंडर होता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के अंडर होता है। उस पर ग्रिप ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो लॉन पेयर और लॉन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन है, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स में है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे, एक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सामने आएगी और वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फर्दर मोर एक अहम पॉइंट ये जहन में रखिएगा कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री की बात करते हैं। जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है उसमें लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों मीन टू से कि एक दूसरे को कंसीडर किया जाता है इन दोनों को।
लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे तो हम लोन पेयर को शो नहीं करते, लेकिन ये याद रहे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अफेक्टेड बाय द लोन पेयर। लोन पेयर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है, लेकिन जब हम उसकी शेप को लिखते हैं तो उसमें हम वेस्पर थ्योरी के रूल्स के मुताबिक उसको अपेयर नहीं करते, सामने रिप्रेजेंट नहीं करते। सेकंड मोर थिंग, हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड है वेस्पर थ्योरी में, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उनको सिंगल लाइन से शो किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने मुख्तसरन कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वेस्पर थ्योरी के टेबल के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, वो तमाम पोस्टुलेट्स जो भी हमने पढ़े हैं उनको जहन में रखते हुए ना। अभी आप देखें हमारे पास इसको हमने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, ए सेंट्रल एटम है, B2 उसके साथ लगे हुए एटम्स हैं। AB2 टाइप वो मॉलिक्यूल है कि जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच हैं। मींस ये वो कैटेगरी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल ऑफ ए में, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो वेस्पर थ्योरी का आगाज मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर से होता है, ठीक है। इसके सामने आप देख सकते हैं द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर द बॉन्ड पेयर्स। ये बेरिलियम क्लोराइड की मिसाल है और मर्क्यूरी क्लोराइड की मिसाल है। हमारे पास BeCl2, हमारे पास वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम में और Hg में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों बॉन्ड पेयर हैं, दोनों में इक्वल रिपल्शन होगी और 360 विल बी डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास राइट शार्प 180 डिग्री के एंगल पे ये दोनों बॉन्ड पेयर्स एडजस्ट करेंगे और यूं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मेरे पास लीनियर आएगी। ये आपके सामने है। अब AB3 की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये एग्जांपल्स भी याद रखनी है या इंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछेगा कि किस मॉलिक्यूल की क्या शक्ल है, क्या ज्योमेट्री है, क्या एंगल पाया जाता है और कौन कौन सा मॉलिक्यूल क्या क्या अपीयरेंस में सामने आ सकता है। इसलिए लिखा AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल बॉन्ड पेयर्स। 2 केस बनाए हैं। केस 1 में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि अगर मेरे पास 3 के 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हों तो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप दोनों ट्राइगोनल प्लेनर होंगी। ये पॉइंट फोकस कीजिएगा जो मैंने लिखा है। हमारे पास BF3, AlCl3 और BH3 आपके सामने क्लियर कट एग्जांपल्स हैं। तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, इक्वल रिपल्शन है, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है और एक्यूरेट 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। लेकिन अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हो और एक लोन पेयर हो, ये आपको मैंने दिखाने के लिए शो किया है। वैसे अगर आप वेस्पर स्ट्रक्चर लिखेंगे, आई एम टेलिंग यू अगेन, यू विल नॉट ड्रॉ द लोन पेयर। इफ यू आर राइटिंग द वेस्पर स्ट्रक्चर टू ड्रॉ एंड टू शो, then you will not consider the lone pair in the shape। बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लोन पेयर लिखा है कि ज्योमेट्री में ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है जिसका एंगल राइट 120 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये लेस देन 120 क्यों है? क्योंकि लोन पेयर एक मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है। लोन पेयर की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज्यादा है क्योंकि वो एक न्यूक्लियस के अंदर है। इस वजह से उसकी रोटेशन रिपेल करती हुई इस बॉन्ड पेयर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। तो ये आपने सामने रखना है। लिखा SnCl2 जाएगा, ये SO2 जाएगा। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि SO2 में डबल बॉन्ड पाया जाता है, बट हम इसको कंसीडर नहीं करते। वेस्पर में मैंने कहा कि डबल बॉन्ड सिंगल लाइन से शो किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल लाइन से। कोई भी 2 एटमों के दरमियान चाहे जितने मर्जी बॉन्ड हो, सिंगल लाइन से शो होंगे। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। शेप बेंट एंगुलर बोला क्योंकि शेप में मैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहा। हाँ, इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ड्यू टू द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे उनमें एक लोन पेयर था, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। बट जब शेप सामने आई तो शेप में तो मैंने बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करना है, तो उसमें अगर मैं इसको स्विच ऑफ करता हूं तो बेंट एंगुलर शेप सामने आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब हम AB4 टाइप कैटेगरी को देखते हैं। इसको भी 3 थिंग्स में मैंने कैटेगराइज किया है। पहला केस, अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हों, बट डियर स्टूडेंट्स 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो इक्वल रिपल्शन होगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन बनेगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर एक लोन पेयर आ जाए और 3 बॉन्ड पेयर आ जाए तो अब 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होगा, क्योंकि अब लोन पेयर बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिपल्शन करेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करेगा और 109.5 से बॉन्ड एंगल स्क्वीज करके सुकड़ के 107.5 पे आ जाएगा, जैसे NH3 में मैंने बताया। और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही मानी जाएगी क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री को एक्सपेक्ट करते हैं।
लेकिन जब मैं शेप की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इट्स अ पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, क्योंकि लोन पेयर ज्योमेट्री में शामिल नहीं है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अगर मेरे पास हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और 2 लॉन पेयर्स की डिस्टर्बेंस की वजह से जो बॉन्ड में फर्क आएगा, डिस्टर्बेंस आएगी, वो टेट्राहेड्रल के बॉन्ड से बॉन्ड स्क्वीज करेगा। हमारे पास 104.5 डिग्री वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल आएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का आपस में। बट यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि ये लॉन पेयर्स चूंकि ज्योमेट्री में शेप में शामिल नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री में शामिल हैं, तो शेप में इसकी बेंट एंगुलर शेप बोलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे जो अहम है। मैं अगर वेस्पर डायग्राम बना रहा हूं, जैसे NH3, मैंने अभी बॉन्ड एंगल आपके सामने लिखा हुआ है 107.5। एंट्रेंस टेस्ट का एक MCQ है जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है NF3 का और पूछा जाता है इसका बॉन्ड एंगल कितना है। तो नॉर्मल माइंडसेट ये सोचता है कि 107.5 ही होगा। हाँ, शेप पिरामिडल है, ट्रायंगुलर पिरामिडल है, बिल्कुल सही है, लेकिन बॉन्ड एंगल 102 है, 102 डिग्री। 107.5 से 102 डिग्री हो गया H की जगह फ्लोरीन लगने से। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स बढ़ता जाता है, हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2 एटम्स के दरमियान स्क्वीज होता जाता है और लॉन पेयर की रिपल्शन का इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिस वजह से बॉन्ड पेयर्स और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो NF3 में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड एंगल 102 डिग्री है, याद रखिएगा। दैट वाज अबाउट द वेस्पर थ्योरी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए कि वेस्पर ने में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडरिंग द लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटेल में बताई हैं। अब हम इससे नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरी है उसकी बात करते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि व्हाइट बोर्ड पे तमाम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को लिखा जा सके ताकि आपका रिव्यू हो जाए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एन एडवांस थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि भाई अगर 2 एटमों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है। इसने कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास इनफैक्ट जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं, जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, वही आपस में ओवरलैप करते हैं और वही ओवरलैप करने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब ओवरलैपिंग भी 2 तरह की है। ऑल दिस पोस्टुलेट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे पास अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी और इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्टेबल बॉन्ड बनेगा, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2 न्यूक्लियो के दरमियान में होगा, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। मेरे वर्ड सुन रहे हैं? नोडल प्लेन इज द एरिया वेयर देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। जब मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में है, तो कोई नोडल प्लेन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर मेरे पास साइड वे ओवरलैप होगा या पैरेलल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें एक नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन है, दरमियान में जगह खाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। साइड वे ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। इसमें ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीकर होती है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ना सिर्फ हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताया, बल्कि उसने हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी बताया, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी अंदाजा होता है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का भी अंदाजा होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हिब्रिडाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे रिवाइज भी करूंगा। हाइब्रिड मिक्सचर, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, वो आपस में मिक्स होते हैं, दे फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मसलन अगर 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ एनर्जी के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 3 ही होंगे,
लेकिन they will have the same shape and energy. This phenomenon is called as hybridization. My dear students, VBT ने hybridization का concept दिया और hybridization की base के ऊपर इसने हमें structure and the shape of the molecules को बड़ा successfully explain किया. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बल्कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करती है. as mild summaries in front of you. आप देख सकते हैं अगर मेरे पास एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनेंगे. सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो बनेंगे. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ px और px आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या s और s आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. बाकी पैरेलल py और pz अनहाइब्रिड हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं. और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं व्हाटसोएवर द केसेस, वो चाहे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में हो, दे ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स. क्लियर रखिएगा, ठीक है. तो sp ओवरलैप से हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री बनती है. बॉन्ड एंगल 180 होता है. आप देख सकते हैं मैंने एक अपीयरेंस बनाई है. डियर स्टूडेंट्स, में जो ब्लू लाइन से मैंने बॉन्ड शो किए हैं दे आर पाई बॉन्ड्स. दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड py एंड pz ओवरलैप्स जो कि पैरेलल ओवरलैप से बने हैं. सिग्मा बॉन्ड मेरे पास ये रेड लाइन से शो किए गए हैं. उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड. मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ट्रायंगुलर प्लैनर ज्योमेट्री है. 120 डिग्री बॉन्ड है. अगर स्ट्रक्चर देखें जैसे मैंने इथीन का स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लैनर है, ये दूसरा ट्रायंगुलर प्लैनर है और ये जो ब्लू बॉन्ड आप देख रहे हैं जो मैंने शो किया है दैट इज द पाई बॉन्ड. क्योंकि मेरे पास एक s और 2 p ऑर्बिटल कार्बन के मिले हैं और एक pz अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है तो ये पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन होगा जो कि इजीली अटैक हो सकता है उस पर क्योंकि वो एक वीक बॉन्ड है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ये देखें मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन है. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द 1d 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स. तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, आप देख सकते हैं 90 डिग्री ईच एंगल होगा. प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1d 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स. dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, शेप बनेगी अगर सारे हाइब्रिड हैं. एंड बिल्कुल इसी तरह d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने लास्ट में शो की है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगी. आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आपने वो तमाम फार्मूलाए देखने हैं और उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, द परफेक्ट ज्योमेट्रीज they are those perfect geometries in which all the bonds are sigma bonds, जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है. जहाँ पे पाई बॉन्ड आया तो फिर ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है और जब भी हमारे पास ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है डायपोल मूवमेंट शो होती है. वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब है दे हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट. एक बात. दूसरा, वो तमाम एंगल जिनकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब है दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक हो गया. तो ये बातें आपने याद रखनी है. अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं इन द वेरी इंटरेस्टिंग वे जिसको मैंने एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना है. दैट इज द मॉडर्न मोस्ट थ्योरी which explain everything other than the shape of molecule, that is molecular orbital theory. Moved for the next board. Well dear students, आप देख सकते हैं molecular orbital theory की explanation के लिए मैंने सिर्फ एक structure draw किया because this is an interest test class. मैं पॉइंट्स बोलूंगा. पहला पॉइंट तो ये कि मोलेकुलर ऑर्बिटल का पहली दफा लफ्ज मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में यूज हुआ था. इसका पहला पोस्टुलेट है कि दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोलेकुलर ऑर्बिटल. दूसरा पोस्टुलेट है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे और जितने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी. जिनकी एनर्जी कम है उनको हम बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिनकी एनर्जी हाई है उनको एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं. जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनको स्टार से शो किया जाता है. बिल्कुल वही सिग्मा बॉन्ड है, वही पाई बॉन्ड है. लीनियर ओवरलैप है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, पैरेलल ओवरलैप है तो पाई बॉन्ड है. ये बातें वही हैं लेकिन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आ गया. इसमें हमारे पास शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं होती. इसके अलावा हर प्रॉपर्टी बॉन्ड से एसोसिएटेड मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है. मिसाल के तौर पे मैं देखता हूं, मैंने आपको जस्टिफाई करने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है. वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड. ये ऑक्सीजन एटम है, उसका सिर्फ वैलेंस शेल लिखा है
ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2px2 2py1 2pz1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के। यहाँ पे मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे हैं, देख सकते बिल्कुल इसी तरह मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख दिए। ओके, जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप करता है ना, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप करता है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ वैलेंस शेल के ओवरलैप के बारे में बता रहा हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ जैसे आपकी बुक में है, लेकिन एमओटी का पॉइंट याद रखना है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2s और 2s ss ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल रूल के मुताबिक है। इस मोलेकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी इससे कम है, ये एनर्जी डायग्राम है, इंक्रीजिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम है वो नॉर्मल सिग्मा 2s बॉन्ड लिखा जाएगा ऑर्बिटल, लेकिन जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका हम सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा स्टार हाई एनर्जी। ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है। अब ये देखें 3 और 3 मिलके 6 हैं, तो 3 नीचे 3 ऊपर, 3 बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है। पहले हमने स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना है तो इनके ऑर्बिटल्स को लाइन अप कर लेना है, देन हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। मसलन 2 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दरमियान में सारे लाइनअप पड़े हुए थे, इनको मैंने फिल करना है अकॉर्डिंग टू द ऑल रूल्स ऑफ द ऑर्बिटल फिलिंग। हुन्स रूल हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, कोई भी रूल है उसको फॉलो करते हुए ऑफ वो प्रिंसिपल हो, तो पहले हम फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हुन्स रूल के मुताबिक। when you have the degenerate orbitals you will fill them with the same spin in the different orbits। वो मैंने किया। ये मेरे पास एमओटी डायग्राम आ जाती है ऑक्सीजन की। अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड बनेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर एक मेरे पास फिनोमिनन है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर फिनोमिनन? वॉच दिस। बॉन्ड ऑर्डर है electrons in the bonding molecular orbital minus the electrons in the anti-bonding molecular orbital divided by 2। मैं ऑक्सीजन में देखता हूं तो अब बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल नीचे वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 ये 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और मैं एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल देखता हूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 और 4, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। माय आंसर विल बी द 4/2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास इन ऑक्सीजन के 2 एटम्स में 2 बॉन्ड्स बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यू कैन मेमोराइज, ये फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे आपसे। आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह की डायग्राम को ज़हन में रखने का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए जाएंगे या आपको एलिमेंट लिख के दे दिया जाएगा कि बताएं N2। अगर मेरे पास N2 स्ट्रक्चर होता तो क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होता? N2 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं यहाँ पे अमेंडमेंट भी करूंगा, एक बड़े अहम पॉइंट की आपने फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देता और जब मैं फिलिंग करता तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते और मैं कहता मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3 और मैं कहता नाइट्रोजन के 2 एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड है। मिसाल के तौर पे एक और फैक्टर अगर आप अपनी बुक में गौर से देखेंगे जो एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है, अगर मैं पहले 4 ग्रुप के एलिमेंट्स का बॉन्ड ऑर्डर देखूंगा अप टू द नाइट्रोजन, तो आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे मैंने सिग्मा 2px बनाया है नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में, सिग्मा 2px इसकी रिपल्शन की वजह से इसके ऊपर पोजीशन पे है। माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट का लेक्चर है, एलैबोरेट स्ट्रक्चर कर दिया गया है, मैं आपको जुबानी बोल के बता रहा हूं, आपने इस पे फोकस करना है। हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगा जो मैंने बनाया है, जिसमें तरतीब ऐसे ही होगी जो कि आपके सामने है। लेकिन जब मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मेरे पास ये बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन होती है और सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2pz और पाई 2py से ज्यादा होती है, वो यहाँ पे होता है। ऊपर वालों में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन के सीन में जंप अप कर जाता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। That was an important phenomenon, paramagnetism and diamagnetism। For the first time molecular orbital theory ने explain किया। What is paramagnetic nature? When the molecule is being attracted by the magnet,
दैट इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। और कौन सा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा? हर वो मॉलिक्यूल जिसकी एमओटी डायग्राम में, हर वो मॉलिक्यूल जिसके एमओटी डायग्राम में हमें कहीं पे भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स नजर आ जाएंगे। तो जहां पे अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स नजर आएंगे, इसका मतलब है दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दैट मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? और जहां पे सारे पेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे, कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड नहीं होगा, दैट विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पॉइंट भी आपने अपने जहन में रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए और फर्दर के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। अभी हमने थ्योरीज को भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्ड के हवाले से जिस चैप्टर के एंड में है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड और द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जब आप अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो जब बॉन्ड बनता है तब होगा, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी। ये मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं, आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज में वो सवाल दे के पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखने से आप बड़ी आसानी से आंसर करेंगे। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ एटम्स हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इनके अंदर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो हम कह सकते हैं बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड से भी। दूसरा, आयनिक करेक्टर। हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर आपको मॉलिक्यूल में एमसीक्यूज में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे के पूछा जाता है कि किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहेंगे भाई पोलर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ एंड द साइज ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज़्यादा वो बॉन्ड कमज़ोर होगा, क्योंकि उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके दो न्यूक्लियाई के दरमियान में उतना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो साइज ऑफ एटम के बड़े होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और इन दोनों फैक्टर के ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। एक मैंने एग्जांपल दी आपके सामने, ट्रेंड ऑफ द हैलोजेंस, इनकी बॉन्ड एनर्जी का, और ये मैंने एमसीक्यू पूछा जाता है इसलिए चूंकि बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, लिख दी है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हमारे जहन में जो ट्रेंड्स आते हैं ना हैलोजेंस के, हम कहते हैं फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बट बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड में ये ट्रेंड चलता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी आप देखें, ये क्लोरीन है, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की, और एंड में आयोडीन की है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैलोजेंस में से किसका है, तो आंसर विल बी क्लोरीन। और फ्लोरीन के बारे में पूछें तो आप कहेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी कम है। तो इस ट्रेंड को याद कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा। बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई विच आर बीइंग बॉन्डेड टू ईच अदर, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ हमारे पास दो न्यूक्लियाई का डिफरेंस है। अब बॉन्ड लेंथ के फिनोमिनन में सिर्फ आपने ये फैक्टर याद रखना है कि अगर दो बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा पोलर हैं, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास, ये मिसाल देख लें कि दो नॉन पोलर बॉन्ड्स है, बॉन्ड तो नॉन पोलर है, दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, लेकिन अगर इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड डिस्टेंस और कम हो जाता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल भी दी गई है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रैंग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रैंग एंड ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रैंग। तो ये बॉन्ड लेंथ के हवाले से अब तो ये बॉन्ड लेंथ के हवाले से था। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। द डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायपोल मोमेंट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर उनमें चार्ज सेपरेशन है और उनको उनकी बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास म्यू, द बॉन्ड लेंथ, हमारे पास बॉन्ड लेंथ और चार्ज को मल्टीप्लाई करने से डायपोल मोमेंट आती है। तो ये आपके सामने है। इसके यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स मीटर कूलम है, और इसको डिबाई भी कह सकते हैं।
एमसीक्यूज की फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 into 10⁻³ मीटर कूलम। ये डिबाई का और कूलम मीटर का आपस का रिलेशनशिप है। माइनस सी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी हैं इसको याद करें। एक अहम बात याद रखिएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स जिनकी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है डियर स्टूडेंट्स, उनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, और हर वो मॉलिक्यूल जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है वो नॉन पोलर होता है। वो तमाम मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स और शेप्स में पढ़ के आए हैं हम अभी, जिनकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है उनकी खास डायपोल मोमेंट वैल्यू होती है, और इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। एक और पॉपुलर एमसीक्यू याद रख लीजिएगा, एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है कि मिथाइल ब्रोमाइड एंड वाटर, ये दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है एंट्री टेस्ट में इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, इनकी डायपोल मोमेंट बिल्कुल सेम होती है 1.85 डिवाइड। और परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट करने में डायपोल मोमेंट का बड़ा बुनियादी रोल है। ये फार्मूला आपकी बुक में है। अगर हमें ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट बता दी जाए और हमें चार्ज और डिस्टेंस बता दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी डायपोल मोमेंट, और फिर ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वी विल गेट द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में जो इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग होते हैं, हमने बॉन्ड्स पढ़े, डिटेल में पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, थ्योरीज पढ़ी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ पढ़ी, डायपोल मूवमेंट पढ़ी। इन तमाम चीज़ों का मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट होता है। किन किन फैक्टर्स में हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर इनटू पोलर, नॉन पोलर इनटू द नॉन पोलर, तो ये फैक्टर बड़ा बुनियादी रोल प्ले करता है। हमें बताता है बॉन्डिंग फिनोमेनन आइसोमेरिज्म के बारे में, हमें बॉन्ड बताता है कि यार ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, और डायरेक्शनल बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतनी जल्दी वो आयनिक करैक्टर के साथ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो प्योरली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है और आयनिक बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को दो एमसीक्यूज की फॉर्म में रिवाइज करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। पहला एमसीक्यू है, वाटर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H पॉजिटिव आयन एंड द हिब्रिडाइजेशन बिकम्स। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हिब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो जो लॉन पेयर हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में शामिल होते हैं। वाटर की ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड हम टेट्राहेड्रल इसीलिए बोलते हैं कि उसके जो दो लोन पेयर्स हैं वो हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर में शामिल हैं। अब अगर H2O अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन बना दे तो उसकी हिब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बेसिकली उसका जो लोन पेयर डोनेट हुआ है वो हाइब्रिड फॉर्म में डोनेट हुआ है, तो इसमें मेरे पास आंसर आएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, हिब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट। बताएं जी, BF3 परफेक्ट ज्योमेट्री है, BeCl2 लीनियर परफेक्ट ज्योमेट्री है, CH4 टेट्राहेड्रल परफेक्ट ज्योमेट्री है। अभी मैंने बोला कि जितनी भी परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं, जिन भी मॉलिक्यूल की उनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑल। थर्ड एमसीक्यू, द शेप ऑफ SnCl2 इज। हमने जब वेस्पर स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने इसको ड्रॉ किया था। हम जानते हैं कि स्टेनस जो है इसके ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूं और ये क्लोरीन के दो एटमों से मिला हुआ है, तो इसकी ज्योमेट्री मेरे पास बेंट आएगी। इट्स शेप विल बी बेंट। इन फैक्ट एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होनी चाहिए थी, लेकिन हम जानते हैं कि लॉन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन शेप में लॉन पेयर ना कंसीडर करने की वजह से इसकी शेप बेंटेंगुलर है। तो ये सवाल आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी थ्योरीज में से, केमिकल बॉन्डिंग में से और तमाम स्टडीड फिनोमेनन में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें हमने जो भी पढ़ा आप इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।